फॉक्स ने कहा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। एक प्लेन हमारा वेट कर रहा है। सौरभ ने कहा, कहाँ जाना है और प्लेन क्यों वेट कर रहा है? पागल हो गए हो क्या? फॉक्स ने कहा, बस मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो तुम्हें लेने आए हैं। सौरभ ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा। यश अब अपना फेस बदलकर एक भिखारी का रूप ले चुका था। वहां से वो सभी एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पर यश ने सौरभ को बताया कि टैंक की बहन नहीं मिल रही थी। सौरभ ने उन लोगों से बताया कि उसने कुछ दिन पहले स्टेशन पर एक लड़की को देखा था जो टैंक की बहन से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे उन्हें टैंक की छोटी बहन को ढूंढना चाहिए और सौरभ ने कहा, मुझे लगता है इसमें सलोनी हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी हेल्प कर सकती है। लेकिन बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे। यश ने बताया कि टैंक अब एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा था। यश ने उसका एड्रेस निकलवा लिया था। टैंक ने अपना बदला तो पूरा कर लिया था, पर उसे उसकी बहन नहीं मिल रही थी और वो काफी उदास जिंदगी जी रहा था। फॉक्स ने गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू किया ताकि टैंक की अटेंशन उन लोगों की तरफ जाए और उन्होंने ये भी इशारा किया कि यश और सौरभ भी उसके साथ थे। जब टैंक ने उन्हें देखा तो उनसे मिलने चला आया और उसने कहा, तुम लोगों को इतने दिनों बाद देखकर मन खुश हो गया। आज शाम को हम बाहर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले कि टैंक कुछ और बोल पाता, उन लोगों ने टैंक को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और फिर यश ने सौरभ से कहा, तुम वो बताओ जो तुमने हमें एयरपोर्ट पर बताया था। सौरभ ने टैंक से कहा, मुझे लगता है मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारी बहन से मिलती हुई शक्ल की एक लड़की को स्टेशन पर देखा था। सौरभ इसीलिए इतना श्योर था क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही शक्ल थी जैसी उन लोगों को टैंक के घर में उनकी बहन की पिक्चर में दिखी थी। ये बात सुनकर टैंक की आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, अब वो लड़की कहाँ है? सौरभ ने कहा, मुझे इतना तो नहीं पता, इसीलिए हमें पुलिस स्टेशन में उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन टैंक को डर था कि पुलिस के आ जाने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे और वो एक्सपोज हो सकता था। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ सलोनी की मदद लेनी चाहिए। फिर सभी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ गए और यश ने अकेले में सलोनी से बात की। जब यश वापस आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसके बाद सभी लोग उससे पूछने लगे, क्या बात की तुमने सलोनी से? यश ने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने सभी को इशारा किया कि उन्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। रास्ते में यश ने ये फाइल टैंक के हाथ में दी और इस फाइल पर नाम देखकर टैंक को पता चला कि वो उसकी बहन का नाम था ही नहीं जो इस फाइल पर लिखा था। सौरभ और टैंक दोनों ये देखकर परेशान हो गए और कहा, इसमें तो उसका नाम ही नहीं है। सौरभ ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। यश ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। सौरभ ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे यकीन है, मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं कि मैंने उसे देखा था। यश ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मुझे लगता है हमें इस नाम की लड़की की आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए, तो ही हमें आगे का सुराग मिलेगा। फिर सभी लोग मिलकर वहां से उस एड्रेस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे जो उस फाइल में मेंशन था। उस एड्रेस के सामने खड़े होकर वो लोग इंतजार करने लगे। इसी बीच यश ने सौरभ से पूछा, तुम श्योर तो हो ना कि ये टैंक की बहन ही है? सौरभ ने कहा, मैंने टैंक की फैमिली फोटो उसके घर में देखी थी और उस फोटो में जो लड़की थी और जो लड़की मैंने स्टेशन पर देखी थी, दोनों सेम है। यश ने कहा, फिर कोई क्यों अपना नाम चेंज कर लेगा? और इतने दिनों में उसने अपने घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? अपने बड़े भाई और भाभी से क्यों नहीं मिलने की कोशिश की? टैंक वहां चुपचाप खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था, पर उसके मन में भी सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे कि क्या ये लड़की उसकी बहन ही है? इसने अपना नाम चेंज क्यों किया? तभी सौरभ ने देखा कि सामने से दो लड़कियां आ रही थी और उसने टैंक को इशारा करते हुए कहा, देखो, सामने से दो लड़कियां आ रही हैं, ध्यान से देखकर बताओ कि क्या वो तुम्हारी बहन है? जब टैंक ने इन दोनों लड़कियों को देखा तो उसने पाया कि उसमें से एक लड़की नताशा ही थी। टैंक ने खुश होकर सौरभ से कहा, हाँ, ये मेरी बहन नताशा ही है। थैंक यू सो मच सौरभ, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन को सालों बाद देख पाया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी नताशा को नहीं ढूंढ पाता। सौरभ ने कहा, दोस्ती में नो थैंक यू मेरे दोस्त। अब यहीं खड़े रहोगे क्या? जाओ, मिलो नताशा से, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी।
सौरभ को शुक्रिया कहते वक्त भी टैंक की आंखों में आंसू आ गए थे। ये उसके लिए बहुत इमोशनल पल था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी बहन से मिलने आगे चल पड़ा। लेकिन जब टैंक उस लड़की के पास पहुंचा तो उस लड़की ने टैंक को देख के कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो उसको क्रॉस करके ऐसे आगे निकल गई मानो उसने टैंक को पहचाना ही ना हो। टैंक का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने अपनी बहन से मिलने के वक्त का जैसा रिएक्शन इमेजिन किया था, अभी बिल्कुल उसके उल्टा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या। बाकी लोग भी हैरान थे। टैंक ने पीछे मुड़कर उस लड़की को रोकते हुए कहा, नताशा, मुझे पहचाना नहीं? अपने भैया को नहीं पहचाना? वो लड़की मुड़ी, पर उसके एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ रहा था कि वो टैंक को बिल्कुल नहीं पहचान रही थी। उसने टैंक से कहा, सॉरी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली गई और टैंक वहीं हैरान खड़ा रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। यश ने सौरभ से कहा, इस लड़की ने तो टैंक को पहचाना ही नहीं। सौरभ ने कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हुआ अभी। ये लड़की तो वही है जिसे टैंक के घर पर मैंने फोटो में देखा था, पर ये तो बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रही है। यश ने पूछा, तो अब क्या करें? सौरभ ने कहा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं फिलहाल बिल्कुल ब्लैंक हूँ। यश ने कहा, मुझे लगता है कि हमें नताशा के बैकग्राउंड को अच्छे से समझना चाहिए और उसकी हर चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तभी हम इस मामले की तह तक पहुंच पाएंगे। सौरभ ने कहा, हमें सलोनी को बुला लेना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकती है। फिर उन लोगों ने सलोनी वर्मा को भी बुला लिया ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ले सके। सलोनी के आने के बाद यश सलोनी को साइड में ले गया और उसने सलोनी से कहा, हमें नताशा के बाल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह से नताशा का एक बाल तोड़ कर ले आओ। यश की इस बात को सुनकर सलोनी बहुत नाराज हुई, लेकिन यश ने पिछली बार सलोनी के साथ जो किया था उसके बाद वो उससे काफी घबराई हुई थी और उसे मना नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो जैसे तैसे करके नताशा का एक बाल निकालकर यश के पास ले आई। नताशा का बाल लेकर अब वो लोग एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां पर सौरभ ने टैंक का भी एक बाल लिया और फिर उसने अपना काम करना शुरू किया। सौरभ अपनी एक तकनीक से दोनों के बालों का डीएनए टेस्ट करना चाहता था कि दोनों सेम डीएनए के बाल थे या नहीं। सौरभ एक जगह बैठ गया और उसके सामने एक कटोरे में थोड़ा पानी डालकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद सौरभ ने उस कटोरे को उठाकर उसमें फूंका, जिसके बाद वो पानी लाल रंग का हो गया। फिर सौरभ ने अपने बैग से लोबान निकालकर जलाया और फिर उसके धुएं से दोनों के बालों को गर्म करके उस कटोरे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो पानी हरे रंग में बदल गया। ये देख के यश ने सौरभ से पूछा, ये हरे रंग का क्या मतलब है? सौरभ ने कहा, हरे रंग का मतलब है कि ये दोनों सेम डीएनए के बाल हैं, और जिसका मतलब ये है कि वो लड़की टैंक की बहन ही है। सौरभ की इस बात को सुनकर सब खुश तो हुए, पर सब ये सोच रहे थे कि फिर नताशा ने टैंक को क्यों नहीं पहचाना था। टैंक भी शॉक में था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यश ने सौरभ से कहा, अब ये कंफर्म हो गया है कि वो लड़की नताशा ही है, पर अब ये पता लगाना है कि उसने टैंक को पहचानने से इनकार क्यों किया। सौरभ ने कहा, उसके लिए उस लड़की के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग नताशा का बैकग्राउंड ठीक से पता लगाएंगे और यश वहां से फॉक्स को लेकर निकल गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब यश ने नताशा का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया तो वो हैरान हो गया और वो तुरंत वहां से निकला ताकि सारी बातें सौरभ और टैंक को बता सके। जैसे ही यश और फॉक्स वापस सौरभ के पास पहुंचे, टैंक ने यश से पूछा, क्या पता चला? यश ने कहा, हमें ये पता चला है कि ये लड़की सड़क पे रहती है। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और फिर उसे एक अनाथालय में डाल दिया गया था। एक जोड़े ने फिर उसे अडॉप्ट कर लिया और तब से वो उन्हीं लोगों के साथ रहती है। सौरभ ने कहा, पर उसकी याददाश्त कैसे गई? यश ने कहा, हो सकता है कि उसे किडनैप करने के बाद उसके साथ बहुत ज्यादती हुई हो और उसी शौक की वजह से उसकी याददाश्त चली गई हो। हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रेंज तरीके से काम करता है। ये उसके ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है जो अपने साथ हुए हादसे और शौक को भुलाना चाहता हो, और इसीलिए उसने अपनी याददाश्त को ही मिटा दिया। फॉक्स ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? टैंक ने कहा,
अब हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कुछ करने से नताशा की लाइफ फिर से खराब हो सकती है। यश ने पूछा, मतलब हम उसे समझाने या याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे? टैंक ने कहा, नहीं, मैं बस चाहता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे। हमारे कुछ भी करने की वजह से उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ गई तो वो भयानक हादसा उसे कभी जीने नहीं देगा। इसीलिए मैं उसको इसी हाल में देखना चाहता हूँ, जहां वो खुश हो और अपनी पुरानी यादों के साए से दूर ही रहे, क्योंकि वो यादें उसकी जिंदगी फिर से खराब कर सकती हैं। सौरभ ने कहा, टैंक बिल्कुल सही कह रहा है। नताशा की भलाई इसी में है कि वो अब वहीं रहे जहां है, और पुरानी यादें तो बिल्कुल भी उसे याद नहीं आनी चाहिए। सभी लोग टैंक की तरफ सिंपैथी के साथ देख रहे थे। सौरभ ने कहा, जहां तक टैंक का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो इसी बात को जानकर खुश रहेगा कि नताशा अपनी लाइफ में खुश है, और फिर टैंक को जब भी उससे मिलना होगा वो अपने आप जाकर उससे बात कर लेगा। सब इस बात पे राजी हुए और फिर वहां से निकल गए। सौरभ, यश और फॉक्स के साथ टैंक को उसकी जॉब पर वापस छोड़ने गया। जब टैंक वापस अपने काम पर पहुंचा तब उसके मैनेजर ने उसे बहुत गालियां दी और कहा, तुम्हें जरा भी अकल है या नहीं? तुम कैसे काम के बीच में छोड़कर चले गए, और वो भी बिना पूछे? अपनी औकात मत भूलो। अगर मैंने जॉब से निकाल दिया ना तो कोई भी तुम्हें काम पे नहीं रखेगा। ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। यश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। कैसे एक टुच्चा सा मैनेजर टैंक को इस तरीके से जलील किए जा रहा था, और टैंक उससे कुछ कह भी नहीं रहा था। इसीलिए यश ने उस मैनेजर की एक उंगली तोड़ डाली और उससे कहा, तू अपनी नौकरी अपने पास रख। अपनी औकात से अगर ज्यादा बोला तो अभी सिर्फ उंगली तोड़ी है, अगली बार सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। यश के इस रवैये को देखकर टैंक बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा था। अपने ऊपर हुए इस हमले की वजह से उस मैनेजर ने पुलिस को फोन करके बुलवाया और उन्हें सारा माजरा बताया। ये देखकर सौरभ ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और कुछ लोगों को मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कॉल किया। उस पुलिस वाले को जब उसके सीनियर का फोन आया तो उसने उसी मैनेजर को डांटते हुए कहा, अगली बार से मुझे कंप्लेन आई कि तुम अपने किसी वर्कर के साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे थे तो मैं तुम्हें खुद हवालात में बंद करूंगा और कुटाई अलग से होगी, समझे? मैनेजर ने कहा, हाँ समझ गया। उसके बाद वो पुलिस वाला सौरभ से हाथ मिलाकर चला गया। इसके बाद सौरभ ने मैनेजर से कहा, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं विवेक शर्मा को भी जानता हूं और मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूं। सौरभ ने प्रूफ के तौर पर अपने फोन में उसे विवेक शर्मा का नंबर भी दिखाया। मैनेजर डर गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो सर, मैं अब से किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा। उसके बाद उसने टैंक से भी माफी मांगी। फिर सौरभ ने उससे कहा, मैं तुम्हारी उंगली ठीक करने के पैसे दे रहा हूं, चुपचाप जाकर डॉक्टर को दिखाओ और आगे से ऐसा कुछ मत करना। टैंक ने सौरभ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। तुम्हारे एहसान मुझ पर बढ़ते ही जा रहे हैं और मुझे पता नहीं मैं कैसे इनको चुका पाऊंगा। सौरभ ने टैंक से कहा, कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, अगर तुम जॉब करना ही चाहते हो तो तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। उससे मुझे एक भरोसेमंद आदमी मिल जाएगा और दूसरा, तुम्हें भी किसी अनजान के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। टैंक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सौरभ ने आगे कहा, और चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी आमतौर पर जितनी मिलती थी उससे ज्यादा ही होगी, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि बिना नताशा की लाइफ को डिस्टर्ब किए मैं उसे तुमसे मिलवा दूं। ये सुनकर टैंक ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। अगले दिन सौरभ को याद आया कि उसने फरहीन को महेश से मिलवाने का प्लान बनाया था। इसीलिए सौरभ फरहीन से मिलने के लिए गया, क्योंकि उसे फरहीन को पिकअप करके फिर महेश के पास ले जाना था। सौरभ ने कभी फरहीन को अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलवाया था, इसीलिए ये उसके लिए बड़ी बात थी, और अब सौरभ इसके लिए रेडी था। वो फरहीन को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता था और उनके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करना चाहता था। फरहीन जब सौरभ से मिली तो उसने ब्लैक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था और झुमके के साथ लाल रंग की बिंदी लगाई थी। उसको इतना सुंदर लगते हुए सौरभ अपने आप को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाया। सौरभ ने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो,
फरहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो। सौरभ ने कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? फरहीन ने कहा, मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया। फरहीन की ये बात सुनकर दोनों मुस्कुराने लगे। क्या होगा जब महेश और फरहीन आपस में मिलेंगे? क्या फरहीन सौरभ की बाकी फैमिली से मिल पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ ने फरहीन को पिक किया और वो दोनों महेश से मिलने के लिए निकल गए। फरहीन काफी एक्साइटेड थी महेश और सौरभ की पूरी फैमिली से मिलने के लिए, पर साथ ही थोड़ी नर्वस भी थी क्योंकि उसके मन में बहुत से सवाल और डाउट्स आ रहे थे कि अगर सौरभ की फैमिली को वो पसंद नहीं आई तो क्या होगा, उनको कैसे मनाएंगे। सौरभ फरहीन को शांत देख के समझ गया था कि फरहीन थोड़ी नर्वस हो रही है, इसलिए सौरभ ने फरहीन का हाथ थाम लिया। फरहीन को भी अच्छा लगा क्योंकि इस वक्त उसे इसकी जरूरत भी थी। सौरभ ने फरहीन को महेश से मिलवाया और यहाँ पर महेश के साथ निशी भी आई हुई थी। महेश ने फरहीन से मिलते ही फरहीन से कहा, कैसी हो भाभी? महेश की जुबान से भाभी शब्द निकलते फरहीन थोड़ी शर्मा गई क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे भाभी कह के नहीं बुलाया था। उसे थोड़ा अजीब लगा पर अच्छा भी लगा। फरहीन को शर्माता देख महेश, सौरभ और निशी हंसने लगे। निशी ने कहा, हेलो भाभी, मेरा नाम निशी है। हालांकि महेश और सौरभ के बीच में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन फिर भी सौरभ उसे भैया बुलाता था और महेश के इस तरह फरहीन को भाभी कहने पर वो भी थोड़ा मुस्कुराने लगा। फरहीन ने कहा, हेलो निशी, नाइस टू मीट यू। महेश ने कहा, आप नर्वस तो नहीं हैं हमारी फैमिली से मिलने में? फरहीन ने कहा, थोड़ी नर्वस तो हूँ। महेश ने कहा, अरे नर्वस होने की कोई बात नहीं है, आप चिल रहो। फरहीन ने अपने डाउट के बारे में कहा, मैं अगर तुम लोगों की फैमिली को पसंद नहीं आई तो? महेश ने कहा, आप बहुत पसंद आओगे सब लोगों को। रिपीट। सौरभ ने भी कहा, इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां से सभी लोग सौरभ के घर जाने वाले थे, इसीलिए सौरभ ने स्टेशन से टैक्सी ली और वो सभी लोगों के साथ वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। इधर सौरभ की मां ने तय किया था कि वो उन लोगों को स्टेशन से लेने जाएगी, लेकिन सौरभ के आने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग और सारे रिश्तेदार डिनर के लिए सौरभ की नानी के घर पहुंचे। अब उन सब के खाने और उनकी मेहमान नवाजी के लिए सौरभ की मां को रुकना पड़ा और वो स्टेशन नहीं जा सकी। यहाँ टैक्सी में महेश ने सौरभ के बचपन की बातें फरहीन को बताई, जिसकी वजह से वहाँ टैक्सी में खुशनुमा माहौल हो गया। महेश ने फरहीन से कहा, आपको तो पता ही है कि सौरभ को बचपन में डांस करने का बहुत शौक था। सभी के बर्थडे पर एक परफॉर्मेंस सौरभ का जरूर रहता था। फरहीन ने कहा, मुझे सौरभ ने कभी बताया नहीं कि वो डांस भी करता है। तुम सच में डांस करते थे? महेश ने कहा, सच में अच्छा डांस करता था। फरहीन ने कहा, तो अब डांस करने में इतना क्यों शर्माते हो? सौरभ ने कहा, यार वो बचपन में करता था, अब नहीं, मन करता है तो ही करता हूँ। निशी ने कहा, डांस करने का मन नहीं करता? कहीं आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? ये सुनकर सब हंसने लगे। बात को आगे कंटिन्यू करते हुए महेश ने कहा, भूतों से मिलते मिलते इसका डांस का भूत उतर गया। फरहीन ने कहा, अब देखती हूँ नेक्स्ट टाइम तुम डांस करने के लिए कैसे बहाने बनाते हो। निशी ने भी सौरभ से कहा, मुझे महेश ने आपकी बदमाशी की बहुत सारी कहानी सुनाई है कि कैसे आप दिवाली में सबके घर पटाखे जलाकर फेंक दिया करते थे। फरहीन ये सुनकर चौंक गई और उसने कहा, हाँ, इतने बदमाश थे तुम। निशी ने सौरभ को छेड़ते हुए कहा, इसकी मासूम शक्ल पे मत जाइए, मुझे महेश ने सारी बातें बताई है और मैं खुद ही ये सुनकर शौक हो गई थी कि ये इतने बदमाश थे। सौरभ ये सब बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। फरहीन ने भी सौरभ को छेड़ते हुए कहा, बस शक्ल से ही मासूम है और इसी मासूम शक्ल से इसने मुझे फंसा लिया। अगर मुझे पता होता कि ये इतना शैतान है तो मैं कभी नहीं फंसती। फरहीन की बात सुनकर सब हंसने लगे और सौरभ भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे तसल्ली थी कि इन बातों से फरहीन कंफर्टेबल फील कर रही थी। यहाँ सौरभ के घर पे सभी फरहीन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो लोग पहुंचे, सौरभ के घर पर सभी रिश्तेदारों ने उन लोगों का बहुत ही धमाकेदार वेलकम किया।
और उन लोगों के लिए पटाखे फोड़े गए और ये सब रघुवीर के घर हो रहा था। जब कौशल्या ने फरहीन को सौरभ के साथ देखा तब कौशल्या फरहीन की खूबसूरती पर फिदा हो गई थी। न सिर्फ कौशल्या बल्कि वहां पर खड़ा हर एक इंसान फरहीन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। कौशल्या के एक पड़ोसी ने उनसे कहा, कितनी खूबसूरत है ना, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कौशल्या दोनों को अंदर ले गई जहां सौरभ की नानी ने उन लोगों को बहुत ही लजीज खाना खिलाया। सभी लोगों ने फरहीन पर इतना ध्यान देते हुए देख निशी को कहीं ना कहीं थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। निशी को लग रहा था कि वो भी तो महेश की गर्लफ्रेंड है, लेकिन किसी ने उसका ऐसा स्वागत नहीं किया और ना ही उस पर कोई ध्यान दे रहा था। गोलू भी सौरभ के साथ में था और सब गोलू को देखकर हैरान थे और किसी को नहीं पता था कि आखिर ये कौन सा जानवर था। जब सौरभ की बाहों में गोलू था तब कौशल्या ने उससे पूछा, ये जानवर क्या खाएगा? तब सौरभ ने कहा, इस जानवर को खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसका खाना अलग होता है। फरहीन ने पहली ही बार सुना था कि किसी जानवर को खाने की जरूरत नहीं पड़ती और वो ये सब सुनकर हैरान थी। खाने के बाद कौशल्या फरहीन को अपना घर दिखाने लगी और फिर वो लोग हॉल में आकर बैठ गए। कौशल्या ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो और प्यारी भी, तुम्हें किसी की नजर न लगे। ये कहकर कौशल्या ने अपनी आंखों से थोड़ा काजल अपनी उंगलियों से निकालकर फरहीन को लगा दिया ताकि उसे किसी की नजर न लगे। फरहीन को कौशल्या का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उसने कौशल्या से कहा, थैंक यू आंटी, मेरा इस तरह वेलकम करने के लिए। सच कहूँ तो मैं बहुत नर्वस थी आप लोगों से मिलने में, पर आपने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं पहली बार आप लोगों से मिल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। कौशल्या ने कहा, तुम हो ही इतनी प्यारी तो हम क्या करें, और दूसरी बात, मुझे आंटी मत कहो, तो मुझे माँ कह सकती हो। फरहीन ये सुनकर थोड़ी शर्मा गई और उसने कहा, जी माँ जी। अगले दिन सौरभ को कौशल्या ने उठाया, लेकिन फरहीन अभी भी दूसरे कमरे में सो रही थी। कौशल्या ने सौरभ से कहा, अब तुम दोनों को जल्दी से सगाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो सारे मोहल्ले को पता चल गया है। हाँ कर लूंगा, अभी इतनी हड़बड़ी क्या है, ना उसे जल्दी है और ना मुझे। कौशल्या ने सौरभ से फरहीन के परिवार वालों के बारे में पूछा और कहा, तुमने ये नहीं बताया कभी कि फरहीन के परिवार वाले क्या करते हैं? सौरभ ने कहा, कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई तो बताने का मौका ही नहीं मिला। कौशल्या ने कहा, अब बता दो। जिसके बाद सौरभ ने कहा, फरहीन के परिवार वाले पॉलिटिक्स में है और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। फरहीन के दादाजी असलम बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। जितेंद्र सौरभ के मुंह से फरहीन की फैमिली का बैकग्राउंड जानकर थोड़ा परेशान था। उसे डर था कि उन लोगों के फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंस की वजह से उनकी लाइफ में परेशानियां खड़ी हो सकती थी। जितेंद्र ने सौरभ से कहा, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाले लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? कहीं इस चक्कर में वो तुम्हें परेशान ना करने लगे? सौरभ ने अपनी माँ को बताते हुए कहा, फरहीन के परिवार को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता है और वो इस रिलेशनशिप को अप्रूव भी कर चुके हैं। कौशल्या सौरभ की बात सुनकर खुश हो गई क्योंकि उसे फरहीन बहुत पसंद आई थी। कौशल्या ने कहा, वैसे फरहीन हमें बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी लड़की है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। अपनी माँ से फरहीन की तारीफ सुनकर सौरभ बहुत खुश हो गया। जितेंद्र ने कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारी कोई नौकरी लग गई है, कहाँ लगी है जॉब? रिपीट। अब सौरभ ने अपने माँ बाप को बताया, मुझे एक बड़ी कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिली है। जितेंद्र ने कहा, सैलरी तो अच्छी है ना? सौरभ ने कहा, हाँ बहुत अच्छी है, इतनी है कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। कौशल्या सौरभ की कामयाबी पर खुश हो गई और फिर कौशल्या ने सौरभ से कहा, फरहीन हमारे यहाँ पहली बार आई है तो उसे कहीं घुमाने ले जाओ, कम से कम आसपास ही घुमा ले आओ। सौरभ ने कहा, वही सोच रहा हूँ, देखते हैं, कहीं तो जाएंगे ही। इसी दौरान सौरभ को अपने चाचा महेंद्र का फोन आया। महेंद्र अब एक हाई पोजीशन अचीव कर चुका था और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका मिलना जुलना होता रहता था। उसने एक मीटिंग के लिए सौरभ और फरहीन को पास के होटल में बुलाया। महेंद्र भी सौरभ और फरहीन के रिश्ते से खुश था। सौरभ फरहीन के साथ उस मीटिंग के लिए घर से निकला। रास्ते में सौरभ यही सोच रहा था कि कैसे फरहीन ने सबको अपना दीवाना कर दिया था
और ये देखकर सौरभ बहुत खुश था। वो रास्ते भर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास तो शुरू से था कि फरहीन सभी को पसंद आएगी, पर अब वो रिलैक्स फील कर रहा था। यहाँ होटल में सौरभ की महेंद्र के थ्रू राम लखन और उसके साथ होम टूर कंस्ट्रक्शन के जनरल मैनेजर लोकेश प्रजापति से मुलाकात हुई। राम लखन इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड डेवलपमेंट के इशू में सौरभ की मदद चाहता था और इस डेवलपमेंट का हिस्सा लोकेश प्रजापति भी था। लोकेश ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में महेंद्र से बहुत सुना है कि कैसे तुम इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हो। मैं चाहता हूं तुम हमें इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प करो, क्योंकि इस वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन रुक गया है और हमें बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन सौरभ ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा, देखिए सर, मैं आपकी इस इंडस्ट्रियल पार्क के मैटर पर कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी मानता हूं कि इस कंस्ट्रक्शन की वजह से एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हुआ है और वहां के पक्षियों के घर उजड़ गए हैं, जानवरों को भी पलायन करना पड़ा है। मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है, पर मैं इसमें आपका साथ भी नहीं दे पाऊंगा। इसको पर्सनली मत लीजिएगा, पर मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोकेश ने कहा, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इसके बाद सौरभ वहां से निकल गया और इस वक्त सौरभ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि उसे इंडस्ट्रियल पार्क की हालत का अंदाजा था। रास्ते में उसने अचानक तय किया कि वो फरहीन को अपने साथ इंडस्ट्रियल पार्क पर ले जाएगा ताकि वो पूरी सिचुएशन अच्छे से समझ सके। सौरभ और फरहीन ने एक टैक्सी ली और वो सीधे इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ चले गए। जो इंडस्ट्रियल पार्क कभी जाना माना हुआ करता था, वो आज एकदम अलग थलग और खाली पड़ा हुआ था। रास्ते में फरहीन को सौरभ ने इंडस्ट्रियल पार्क की बातें बताते हुए कहा, इंडस्ट्रियल पार्क पहले बहुत खूबसूरत हुआ करता था। बीच में ऑफिस बिल्डिंग थी और उसके चारों तरफ पार्क और हल्का जंगल हुआ करता था। पार्क के बीचों बीच एक स्ट्रीट जाती थी, जिसे फैशन स्ट्रीट भी बोलते थे, जहाँ पे छोटे वेंडर्स अपनी दुकान लगाते थे और लोग यहाँ आकर अपनी फैमिलीज के साथ रिलैक्स करते थे। पर फिर बिल्डर्स ने इस बिल्डिंग को एक्सपेंड करने का सोचा और अगल बगल के पार्क्स, स्ट्रीट और जंगल खत्म करने लग गए। पर फिर किसी ने केस फाइल कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन अभी होल्ड पे है। फरहीन ने कहा, डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग तबाही फैलाते हैं और एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। जिसको सुनकर उसके टैक्सी ड्राइवर ने भी हाल ही में वहां हो रहे हादसों के बारे में बताया। उसने बताया कि जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां पर इस कंस्ट्रक्शन साइट की एक बूढ़ा आदमी देखभाल कर रहा था। सौरभ फरहीन को पास वाले पहाड़ की तरफ ले गया और उसने बताया कि यहाँ पर काफी सारे पंछी रहते थे, पर वहां पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से सभी पंछियों के घर बर्बाद हो गए। ये सब बताते बताते सौरभ ने मन ही मन ये ठान लिया कि वो इन पक्षियों को इनका घर वापस दिला देगा। सौरभ ने फरहीन से कहा, मैं इन पंछियों को उनका घोंसला लौटा कर ही रहूंगा। फरहीन ने कहा, क्यों ना हम लोग इन पंछियों के लिए नया घोंसला बनाना शुरू करें। मैं बहुत सारे एनजीओज को जानती हूँ जो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। पंछियों की इतनी बुरी हालत देखकर फरहीन और सौरभ काफी दुखी हो गए और थोड़ी देर बाद वो लोग इंडस्ट्रियल पार्क से चले गए। इसके बाद 3 गाड़ियां इंडस्ट्रियल पार्क पर आईं, जिनमें लोकेश प्रजापति, राम लखन और उसका सेक्रेटरी थे। इन लोगों के साथ पराग नाम का एक जानकार आदमी भी वहां पर आया था, जो इन सब मामलों का एक्सपर्ट था। पराग ने देखा कि पंछियों का घर उस जगह की वजह से खराब हो चुका था और फिर लोकेश ने उससे कहा, जो भी इस एनवायरमेंटल इश्यूज का सॉल्यूशन देगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसे मैं 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। इतना बड़ा इनाम उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना था। जब सौरभ और फरहीन घर पहुंचे और अपने कमरे में गए, तब फरहीन पंछियों का घर बर्बाद देखकर बहुत परेशान थी। जब सौरभ ने अपनी माँ कौशल्या को ये सारी बातें बताई, तब कौशल्या ने सौरभ से कहा, तुम पास वाले बगीचे में फरहीन को ले जाओ और वहां से कुछ आम तोड़ कर लाओ, इससे फरहीन का मूड भी अच्छा हो जाएगा। सौरभ को ये आइडिया बहुत पसंद आया और सौरभ ने वैसा ही किया और वो अपने साथ गोलू को भी ले गया। सौरभ ने अपनी शर्ट के अंदर गोलू को डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही सौरभ पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ा, उसकी शर्ट का एक बटन टूट गया और गोलू नीचे गिर गया। उसके मुंह से एक अजीब सी कराह निकल गई।
क्या गोलू को चोट लगने की वजह से उसकी जान पर कोई खतरा होगा? क्या रामलखन इंडस्ट्रियल पार्क का इशू सौरभ सॉल्व कर पाएगा? जानने के लिए